हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुकुल पर। एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। फ्री प्रैक्टिस बैच शुरू कर रहे हैं जिसमें टारगेट करेंगे एसएससी, बैंक और डिफेंस के एग्जाम्स और कंप्लीट रिवीजन आपको कराएंगे। 2026 में कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार जो क्लासेस हो रही हैं वो आप तक पहुंच सके। फाउंडेशन बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उसकी कुछ क्लासेस चैनल पे है। उसके आगे की क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी, जल्द ही उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। ईश्वर को याद करेंगे, जय भैरव बाबा, जय माँ शाकंभरी। चलिए, तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। टॉपिक जो है वो है स्पॉट दी एरर। आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस के अंदर हमें वो पार्ट आइडेंटिफाई करना है जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है। तो आइए देख लेते हैं। कह रहा है स्पेशलिस्ट से दैट दिस मेथड स्पीड्स अप लैंग्वेज लर्निंग ट्रिमेंडसली। विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि ये जो तरीका है ये बढ़ा देता है। किस चीज को बढ़ा देता है? भाषा को सीखने की गति को ट्रिमेंडसली, बहुत ही शानदार तरीके से और बेहतरीन तरीके से बढ़ा देता है। ये सेंटेंस का मीनिंग है। इस सेंटेंस में स्पेशलिस्ट जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्टिव पार्ट कैसा है? प्लूरल है। तो यहाँ पे इसीलिए जो वर्ब आपको नजर आ रही है से, वो भी कैसी नजर आ रही है? प्लूरल नजर आ रही है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक है। सब्जेक्टिव पार्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। यहाँ पर एक कनेक्टर आपको नजर आ रहा है, दैट। ये कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है? ये दिस मेथड स्पीड्स अप लैंग्वेज लर्निंग ट्रिमेंडसली, इस वाले क्लॉज को। ये दूसरा क्लॉज है, ये पहला क्लॉज है आपका, ठीक है। तो सेकंड जो क्लॉज है उसको ये कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टर दैट। दिस मेथड, ये जो दूसरा सब्जेक्ट है ये कैसा है? तो अगेन ये सिंगुलर है, इसलिए आपको यहाँ सिंगुलर वर्ब नजर आई है, स्पीड्स। अगर यहाँ स्पीड होता तो ये गड़बड़ हो जाता। वर्ब में एस या यस लगता है तो वर्ब सिंगुलर की तरह बिहेव करती है। स्पीड अप, ये फ्रेजल वर्ब है। स्पीड अप बेसिकली ये क्या है? फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू इंक्रीज स्पीड, गति को बढ़ाना, ठीक है। और यहां पर लैंग्वेज लर्निंग ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट हुआ। और ट्रिमेंडसली जो है ये एडवर्ब है जो स्पीड वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि लैंग्वेज लर्निंग जो है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंक्रीज किया है। तो ये सेंटेंस जो है ये बिल्कुल ठीक है, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए नो एरर, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक पॉइंट उसका डिस्कस करेंगे, पूरा उसको खोल देंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट करें या जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको ये पता हो कि क्वेश्चन की अप्रोच कैसे लेनी है, ठीक है। और एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, आप देखते रहिएगा। हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों एक बात और कहूंगा कि जो लोग भी ये क्लास देखें तो जब भी क्वेश्चन आए स्क्रीन पे तो एक बार आप उसको वीडियो को रोकिएगा, अपने लेवल पे ट्राई करिएगा और फिर उसके बाद में वीडियो चालू करके आंसर देखिएगा। कह रहा है टू एल्डरली जेंटलमैन। टू एल्डरली जेंटलमैन, एल्डरली अब ये दिखने में आपको एडवर्ब है क्योंकि एलवाई से खत्म हो रहा है, बट ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। एल्डरली का मतलब होता है सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग। और जेंटलमैन मतलब यहाँ पर एक पुरुष की बात हो रही है जो वेल मैनर्ड है। टोल्ड वर्ब हुआ द रेदर इम्प्रोबेबल स्टोरी टू मिसलीड द पुलिस पर्सोनल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पर्सोनल का मतलब होता है कर्मचारी, एम्प्लॉय आप बोल सकते हैं। तो कह रहा है कि दो सीनियर जेंटलमैन थे, उन्होंने कैसी स्टोरी बताई? इम्प्रोबेबल, ये एडजेक्टिव है। इम्प्रोबेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल। ऐसी कहानी सुनाई जो लगभग असंभव थी। और ऐसी कहानी उन्होंने क्यों सुनाई? क्योंकि वो पुलिस कर्मचारियों को मिसलीड करना चाहते थे कि भी अगर उनको सही इंफॉर्मेशन दे देंगे तो केस सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो उनको मिसगाइड करने के लिए, उनको
भ्रमित करने के लिए उन्होंने कैसी स्टोरी सुना दी, इम्प्रोबेबल स्टोरी सुना दी, मतलब जो लगभग कैसी थी, इम्पॉसिबल। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या एरर है दोस्तों, यहां ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है दी रेदर इम्प्रोबेबल स्टोरी। अब हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल जो है वो हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, तो स्टोरी नाउन है, उसके लिए हमने आर्टिकल द लिया है। अब पहली बार स्टोरी सुना रहे हैं वो पुलिस पर्सनल को, तो स्टोरी स्पेसिफिक कैसे हो सकती है। हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल द जो है ये लैंग्वेज में डेफिनेट आर्टिकल इसको बोला जाता है। कैसा आर्टिकल बोला जाता है, डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। जो सेंटेंस में क्या काम करता है, जो भी नाउन हम लोग ले रहे हैं जिसके लिए ये आर्टिकल लगा रहे हैं, उस नाउन को स्पेसिफाई करता है, उसको विशेष दर्शाता है सेंटेंस में। अब पहली बार स्टोरी सुना रहे हैं वो पुलिस वालों को, तो डेफिनेट स्टोरी कैसे हो सकती है, वो तो एक नॉर्मल स्टोरी होगी। इसलिए यहां पर इस आर्टिकल द की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें स्पेसिफाई नहीं करना है। तो जब हम लोग केवल एक सिंपल स्टोरी की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक स्टोरी की बात नहीं कर रहे, तो आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रेदर का जो फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी लैंग्वेज का कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग इसके लिए इंडेफिनेट आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये एरर हो गया। तो टोल्ड द रेदर इम्प्रोबेबल स्टोरी, तो यहाँ इस आर्टिकल द की जगह कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, आर्टिकल ए यूज करेंगे। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। ये कह रहा है वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन ऑन दिस इश्यू ऑल्दो इट इज अर्जेंट। कह रहा है कि हम लोग इस मुद्दे पर जो डिस्कशन चल रहा है, जो विचार विमर्श चल रहा है, बातचीत चल रही है, उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। पोस्टपोन का मतलब होता है किसी चीज को डिले कर देना, किसी चीज को आगे के लिए टाल देना। तो कह रहा है पोस्टपोन नहीं कर सकते इशू को, क्यों, क्योंकि वो है अर्जेंट। तो यहां पर आपको एक कनेक्टर नजर आ रहा है, ऑल्दो। ऑल्दो जो है दोस्तों, इसका काम क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन को रिप्रेजेंट करता है, विरोधाभास को। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कि दी स्टूडेंट्स वेंट टू कोचिंग ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, कि बरसात हो रही थी उसके बावजूद विद्यार्थी कहाँ गए, कोचिंग गए। तो यहां हमने किसका यूज किया है, ऑल्दो। तो ऑल्दो बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शन, अपोजिट व्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट यहां देखिए ये कह रहा है डिस्कशन पोस्टपोन नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, अर्जेंट है। तो सेंटेंस में हमें कारण बताना है, सेंस ऑफ कॉज है। तो सेंस ऑफ कॉज, कारण को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बिकॉज का यूजुअली यूज करते हैं, और एक और कनेक्टर है जिसका यूज कर सकते हैं, वो है एज। ठीक है, तो या तो यहां पर बिकॉज का यूज करेंगे या एज का यूज करेंगे। किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑल्दो का। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट ए में यहां पर एरर हो गया। ठीक है, इट वॉज अगेन ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आर यू यट अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क। कह रहा है क्या तुम अभी भी अंधेरे में बाहर जाने से डरते हो। यहां एक एडवर्ब नजर आ रहा है, यट। देखिए यट जो है एडवर्ब है, और मेनली इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव, दो टाइप के सेंटेंस हैं, इनमें हम लोग मेनली यट का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक काउंटर पार्ट है स्टिल, ठीक है, ये भी एडवर्ब है, ये मेनली आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस में नजर आता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हर स्टूडेंट के पास लगभग रहती है। बट स्टिल की एक और इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है कि स्टिल जो है ऐसे एक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है कहीं और अभी भी कंटिन्यू है।
कौन से टाइम में कंटिन्यू है? प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू है, चल रहा है। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। कह रहा है कि क्या तुम अभी भी अंधेरे में बाहर जाने से डरते हो? मतलब किसी समय पास्ट में ये डर शुरू हुआ है, तो पूछ रहे क्या अभी भी डरते हो? तो पास्ट में एक्शन हुआ था स्टार्ट, अभी भी प्रेजेंट में भी उसका इम्पैक्ट है। तो ये एडवर्ब यहाँ ठीक नहीं है, एडवर्ब चेंज करना पड़ेगा। कौन सा एडवर्ब यहाँ अप्रोप्रिएट होगा? स्टिल यहाँ पर अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? तो आप कहेंगे कि सर पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों कह रहा है रोहित शर्मा सेंचुरी वॉज वेरी अक्लेम्ड इन द मीडिया, कि रोहित शर्मा का जो शतक है उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई थी। कहां पर? मीडिया में। तो रोहित शर्मा सेंचुरी वॉज वेरी अक्लेम्ड इन द मीडिया। अक्लेम का मतलब होता है टू प्रेज, प्रशंसा करना। अब यहां पर मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अक्लेम जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म, यानी कि थर्ड फॉर्म अक्लेम्ड होता है। और हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर जब पढ़ते हैं तो वहां एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो भी कई बार एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है और उसको हम लोग नाम देते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब यहां पर ये जो अक्लेम्ड है ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। कौन से नाउन को क्वालिफाई कर रहा है? सेंचुरी नाउन को, क्योंकि किसकी प्रशंसा हो रही है? सेंचुरी की। अब एक ग्रामर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या, कि पास्ट पार्टिसिपल को हम लोग मच से क्वालिफाई करते हैं और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, कौन सा पार्टिसिपल होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो एडजेक्टिव की तरह काम करती है, उसको हम लोग कौन से एडवर्ब से क्वालिफाई करते हैं? वेरी से। ये कॉन्सेप्ट चलता है। तो यहां पर इस पास्ट पार्टिसिपल को क्वालिफाई करने के लिए ये वेरी एडवर्ब ठीक नहीं है। कौन सा एडवर्ब यहां लेना पड़ेगा? मच लेना पड़ेगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट ए में यहां पर एरर हो गया। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6। आपको देखिए यहां लिखा हुआ है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है? सेंटेंस का एक पार्ट आपको अंडरलाइन करके दिया जाता है, आपको चेक करना है कि क्या ये ग्रामर के अकॉर्डिंग ठीक है। अगर ठीक है तब तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, नो इम्प्रूवमेंट या नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। अदरवाइज हम लोग ए, सी और डी में से वो पार्ट चूज करते हैं जिससे हमारा सेंटेंस ठीक हो सकता है। चलिए चेक करते हैं। ये कह रहा है आई डिसाइडेड टू कॉल आउट टू वेरियस बुक स्टोर्स इन द एरिया टू सी इफ एनी ऑफ देम हैड द बुक आई नीडेड। ये कह रहा है कि मैंने डिसीजन लिया कि मैं अलग अलग बुक स्टोर्स पर जाकर चेक करूंगा, ये देखूंगा कि जो बुक मुझे चाहिए क्या वो कहीं पर अवेलेबल है। यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है वो दिया हुआ है कॉल आउट। फ्रेजल वर्ब आप जानते हैं क्या होता है? फ्रेजल वर्ब वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। अब ये फ्रेजल वर्ब के अलग अलग मीनिंग होते हैं। कॉल आउट फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होता है? तो कॉल आउट का मतलब तो होता है दोस्तों टू स्पीक अलाउड, बहुत जोर से बोलना या किसी को आवाज देना, उसको हम लोग कॉल आउट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है उसमें कॉल आउट बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो बी कैंसल आउट हो गया। कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब होता है टू पे अ विजिट। इसका मतलब हो गया कि जाकर किसी से मिलना, किसी से मुलाकात करना। तो ये भी बिल्कुल जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में ठीक नहीं है। कॉल अराउंड का मतलब होता है टू सर्च, किसी चीज को खोजना। तो ये बिल्कुल ठीक है कि उसने डिसाइड किया कि वो खोजेगा इधर उधर बुक स्टोर्स पे,
उस बुक को जो उसे चाहिए। तो बिना किसी प्रॉब्लम के ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। डी का मीनिंग है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है दोस्तों टू कैंसल, किसी चीज को निरस्त करना, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल ऑफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अब हमारी स्क्रीन पर है। कह रहा है दिस लेसर नोन हेरिटेज बिल्डिंग इज सो ब्यूटीफुल एज द रेड फोर्ट। कह रहा है कि ये कम लोकप्रिय हेरिटेज बिल्डिंग जो है उतनी ही खूबसूरत है जितना कि कौन, रेड फोर्ट, लाल किला। दोस्तों यहां हम लोग कर रहे हैं कंपैरिजन। अब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एडजेक्टिव चैप्टर से रिलेट करता है, जब हम लोग कंपैरिजन पढ़ते हैं वहां आता है। दोस्तों दो फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है कंपैरिजन के लिए, एज और सो एज। और जब भी हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं तो बीच में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो पेयर बनता है वो बनता है सो एज। अब यहां पर डिफरेंस क्या है वो समझिएगा। एज जो है वो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। दोनों तरीके के सेंटेंस में हम लोग एज का इस्तेमाल कर सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो एज का इस्तेमाल भी कंपैरिजन के लिए किया जाता है, लेकिन यहां पर लिमिटेशन है कि नेगेटिव सेंटेंस में तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सेंटेंस पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है उस सेंटेंस में हम लोग एज का यूज नहीं कर सकते। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कौन डिसाइड करता है? तो ये वो एडजेक्टिव डिसाइड करता है जो आपने बीच में लिया है। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है ये कैसा मीनिंग कन्वे करता है? पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है। तो अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि सो एज जो है ये पॉजिटिव मीनिंग कन्वे ही नहीं कर सकता, केवल नेगेटिव। तो एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कर सकता है, तो इस सो को रिप्लेस करेंगे किससे? एज से। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? दिस लेसर नोन हेरिटेज बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल एज द रेड फोर्ट। तो यहां पर कौन सा सेंटेंस ठीक होगा? तो यहां पर आपको एज का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो बिना किसी टेंशन के ऑप्शन बी जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारी स्क्रीन पर है। कह रहा है आई विल डेफिनेटली रिटर्न योर नोट्स एट सैटरडे इवनिंग। कह रहा है कि मैं निश्चित रूप से तुम्हारे जो नोट्स है शनिवार शाम तक पहुंचा दूंगा या लौटा दूंगा। अब यहां पर लिखा हुआ है डेफिनेटली रिटर्न योर नोट्स एट। देखिए एट जो प्रेपोजिशन है ये प्लेस के लिए आता है, मेनली प्लेस के लिए। ठीक है, फिक्स टाइम के लिए भी हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर एक डेफिनेट टाइम बताना है तो उसके लिए एट जो है ये ठीक नहीं है। रिटर्न योर नोट्स ऑन, ऑन जो है वर्टिकल पोजीशन के लिए आता है, चीज़ें कांटेक्ट में हो तब आता है। जैसे आपने कहा द ग्लास इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, इस तरीके से। तो ऑन भी ठीक नहीं है, एट ठीक नहीं है, और नो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता क्योंकि एट तो हो नहीं सकता। अब चौथा देखिए, रिटर्न योर नोट्स बाई। तो आई विल डेफिनेटली रिटर्न योर नोट्स बाई सैटरडे इवनिंग। तो बाई प्लस टाइम, बाई प्लस टाइम ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाई प्लस टाइम ये जो फ्रेज है ये आपको फिक्स टाइम के लिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो डेफिनेट टाइम बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो एप्रोप्रिएट सेंटेंस होगा वो होगा कि आई विल डेफिनेटली रिटर्न योर नोट्स बाई सैटरडे इवनिंग, जिसका मतलब होगा ना शनिवार शाम तक। तो आपको ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ठीक होगा, रिटर्न योर नोट्स बाई सैटरडे इवनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है। कह रहा है माई सिस्टर रिजेंबल्स टू माई मदर अ लॉट इन लुक्स एंड इन टेम्परामेंट। कह रहा है मेरी जो बहन है वो काफी ज्यादा, उसका कैरेक्टर जो है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो पर्सनैलिटी है वो मिलता है किस में? मेरी माँ में। क्यों? एक तो लुक्स, दोनों की शक्ल जो है काफ़ी मिलती है, बहन की शक्ल माँ से मिलती है। साथ ही साथ उसका टेम्परामेंट, टेम्परामेंट का मतलब होता है संयम, पेशेंस, बिहेवियर, कि जल्दी भाई जैसे उसकी मदर का टेम्परामेंट कैसा है? सॉफ्ट है,
जल्दी गुस्सा नहीं होती, तो बहन भी वैसी है, सॉफ्ट है, जल्दी गुस्सा नहीं होती। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, रिजेंबल के साथ आपको यहाँ दिख रहा है टू। ध्यान से समझिएगा, ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिजेंबल जो है ये वर्ब है, और ये कैसी वर्ब है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसके तुरंत बाद हमें किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो तुरंत बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो बीच में किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में एक ट्रिक याद रखने के लिए, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आप ये बोल सकते हैं कि रिजेंबल जो है वो एक नो प्रेपोजिशन वर्ब है। नो प्रेपोजिशन वर्ब मतलब ऐसी वर्ब है जिसके साथ प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां पर टू को रिमूव करेंगे, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, माई सिस्टर रिजेंबल्स। तो माई सिस्टर रिजेंबल्स, यहां पर कौन से पार्ट को करेक्ट करेंगे, बी ऑप्शन को बिल्कुल हम लोग करेक्ट मानेंगे। ये बनेगा माई सिस्टर रिजेंबल्स माई मदर अ लॉट इन लुक्स एंड इन टेम्परामेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ स्किल दैट कैन सिग्निफिकेंट इनहेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। अगर आपका कम्युनिकेशन मतलब टू एक्सचेंज आइडियाज, अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, प्रभावी है, तो क्या होगा, तो ये एक ऐसी स्किल है जो बहुत तेजी से इनहेंस कर सकती है। इनहेंस का मतलब होता है किसी चीज को इम्प्रूव करना या किसी चीज को इंक्रीज करना। तो ये बहुत, अगर कम्युनिकेशन सॉलिड है तो बहुत तेजी से ये आपके कैरियर को और आपकी पर्सनैलिटी को बहुत तेजी से क्या करेगा, इंप्रूव करेगा, इंक्रीज करेगा। अब यहाँ क्या इसमें गड़बड़ हो सकती है, तो देखो इनहेंस क्या है, वर्ब है, क्योंकि भी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी चीज को इंक्रीज करना, इंप्रूव करना। वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा, अब सिग्निफिकेंट जो है, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, या एक और वर्ड हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं, यूजफुल। अब हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं कि वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, वर्ब की विशेषता कौन बताता है, तो हम बोलेंगे कि सर वर्ब की विशेषता तो एडवर्ब बताता है। अब सिग्निफिकेंट जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव किसके लिए आता है, एडजेक्टिव तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जबकि हमें इनहेंस वर्ब की विशेषता बतानी है। तो वर्ब की विशेषता बताने के लिए कौन आएगा, एडवर्ब आएगा। तो यहाँ सिग्निफिकेंट की जगह क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंटली हो जाएगा, कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से वो इन्हेंस करेगा आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, इंप्रूवमेंट हमें बताना है, तो डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली ऑप्शन डी जो है वो ठीक होगा। सिग्निफिकेंट की जगह क्या आना चाहिए, सिग्निफिकेंटली, क्योंकि इनहेंस वर्ब को हमें क्वालिफाई करना है। तो दोस्तों ये सेशन अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए हैं। वीडियो पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें ताकि लगातार क्लासेस आपको मिलती रहें। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर, स्टडी हार्ड।